Hello students, welcome to Expansion Path Academy again. I'm Manisha, your business studies educator. So I hope you all have visited to our previous session about nature and significance of management और आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे सब टॉपिक्स और आप सबने रिवाइज भी किए होंगे घर पे. आई एम होपिंग द सेम. ठीक है, so with this hope I am going to continue with the second chapter in today's session, which is principles of management. So come on, let's begin with this. अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट के बारे में हमने उसका नेचर, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में. नाउ इट्स अबाउट प्रिंसिपल्स. अब प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्या है प्रिंसिपल? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, क्या होते हैं वो? प्रिंसिपल्स का जनरल मतलब होता है बच्चे बेसिक गाइडलाइंस हैं जो फॉलो की जानी चाहिए. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस जो फॉलो की जानी चाहिए मैनेजमेंट को कंडक्ट करने के लिए. ठीक है, सो मैनेजमेंट मतलब अरेंजमेंट करने के लिए, टास्क को कंपाइल करने के लिए आप कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो. तो इस पूरे चैप्टर में हम दो लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. एक हमारे पास है हेनरी फ्योल और एक है एफ.डब्ल्यू. टेलर. ये नाम बहुत लग रहे हैं आपको अजीब, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स और टेलर के 4 प्रिंसिपल. ठीक है, तो हम पहले मीनिंग समझते हैं बच्चे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. कुछ भी डिसीजन हम ले रहे हैं मैनेजमेंट में, कुछ भी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उस डिसीजन को लेने के लिए कौन सी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस. तो यहाँ पे वो लिंक जुड़ गया ना, मैनेजमेंट एज अ साइंस और आर्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये उतने रिजिड नहीं है जैसे साइंस रिजिड होता है. ठीक है, साइंस में क्या तुम्हारे पास सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्रूथ, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. तो ये उतने रिजिड नहीं होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, थोड़ा सा उससे स्लाइटली डिफरेंस होते हैं. तो पहले नेचर पढ़ते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं. पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. मैनेजमेंट की बात करते थे तो वो भी क्या था, ऑल परवेजिव था. ये प्रिंसिपल्स भी वो चीज है, वैसी गाइडलाइंस हैं जो एवरी स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं. वेदर इट इज लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं. तो दे आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आप बिजनेस है, बिजनेस कंसर्न है, गवर्नमेंट है या कोई और सेक्टर है, हर जगह आपके प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं बच्चे जनरल गाइडलाइंस. कोई मैंने बताया कि साइंस की तरह रिजिड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, एक ब्रॉड जनरल से गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जो आप फॉलो करते हो व्हाइल डूइंग योर मैनेजमेंट एक्टिविटी. ठीक है, so these are guidelines to action but do not provide ready-made straitjacket solutions to all managerial problems. रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कि आपने अगर ये प्रिंसिपल उठाया तो इससे यही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है. जनरल से गाइडलाइंस हैं जिसको आप एज अ फाउंडेशन स्टोन की तरह यूज कर सकते हो अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने के लिए. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फ्योल और टेलर की बात कर रही हूं, इन्होंने जितने जितने प्रिंसिपल्स डेवलप किए सब प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स पर ही बेस्ड थे. ठीक है, तो वी कैन नॉट से एक ट्रायल एरर अप्रोच था, नहीं. उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ गलतियां हुई, कुछ सीखा उन्होंने, तो यानी कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए ये रिजल्ट आता है, इस प्रिंसिपल को सर्टन सिचुएशन में यूज करेंगे तो ये एंड रिजल्ट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये इतने फ्लेक्सिबल है कि आप इनको हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. ऐसा क्यों, वी विल डिस्कस अभी जब हम प्रिंसिपल्स करेंगे. ठीक है, मेनली बिहेवियरल, यानी कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं. दीज प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. इस प्रिंसिपल को यूज करना है बिकॉज मुझे यहां पे चेंजेस चाहिए, इस इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंजेस. ठीक है, so यानी कि बिहेवियरल होते हैं साइंस में. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, ये प्रिंसिपल यूज किया था तभी ये रिजल्ट आया है. ये रिजल्ट आया है बिकॉज हमने ये प्रिंसिपल यूज किया. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, इसकी वजह से ये आउटपुट आया.
ये आउटपुट आया क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया था। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? जो स्टैटिक नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है। मैंने कहा अभी जैसे कि सर्टेन आउटपुट आया तो उसके पीछे मेरा ये कॉज था, लेकिन क्या मैं कह सकती हूं कि हर सिचुएशन में ऐसा सेम होगा? अगर सिचुएशन डिफरेंट हुई, अगर मेरे एनवायरनमेंट डायनामिक हो गया, तो क्या सेम प्रिंसिपल सेम अमाउंट का आउटपुट देगा? नो, ठीक है ना, वो चेंजेस भी आ सकते हैं। दैट्स वाई बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी चेंजेस इन एनवायरनमेंट, उनकी एप्लीकेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, इनकी प्रिंसिपल्स की। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स is contingent or dependent upon prevailing situation at particular point of time। एक टाइम पे क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सिचुएशन डिफरेंट है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी चेंज होगा, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स एंड ऑलमोस्ट काफी सिमिलर थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के नेचर को लेके। ठीक है, सो आई होप आपको नेचर क्लियर है बच्चे। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस, यानी कि प्रिंसिपल्स की हेल्प से क्या अचीव किया जा सकता है, इनकी हेल्प से क्या क्या आप अचीव कर सकते हो। फर्स्ट है हमारे पास प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। फाउंडेशन तो पता लग गया है कि आपने ये प्रिंसिपल यूज करना है, लेकिन उसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि रियल लाइफ सिचुएशंस क्या है। रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग आई कैन इजीली डिसाइड कि कौन सा प्रिंसिपल वर्क करेगा मेरे, वेदर प्रिंसिपल ए और प्रिंसिपल बी विल डू। ठीक है, सो रियल लाइफ इनसाइट्स, क्या कॉन्टिजेंसी एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस है, उसको अडेप्ट करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल एप्ट रहेगा, कौन सा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल्स की हेल्प से रियल लाइफ का इंसाइट मिलता है, पता चलता है कि क्या चीजें हैं जो आप अडेप्ट कर सकते हैं। This provides the managers with useful insight into real world situations. It will also enable managers to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly. जो पहले मिस्टेक्स हुई थी वो अब नहीं होंगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पास्ट मिस्टेक से सीख लिया था, इसीलिए मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ सकता है, राइट। सेकेंड है बच्चों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैंने सही प्रिंसिपल को चूज किया अपना एक्शन करने के लिए तो उसकी वजह से मैं अपने रिसोर्सेज को पोटेंशियल तरीके से यूज कर सकता हूं जहां मेरी वेस्टेज कम होगी। बिकॉज मुझे पता है सर्टेन सिचुएशन में, लेट्स सपोज नंबर वन केस, एम्प्लॉयज के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं, उससे मेरा वेस्टेज कम होगा, टाइम वेस्टेज कम होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं तो उसके लिए मेरा बजट कम यूज होगा, मनी कम यूज होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया के लिए, कौन से पेरिफेरल के लिए, कौन से पेरिफेरल के लिए आप किस तरह का प्रिंसिपल यूज करते हो जो आपके रिसोर्सेज को कम करेगा और आपकी अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को इफेक्टिव बनाएगा, एफिशिएंट बनाएगा। इफेक्टिव क्या है? जहां आप हर काम, हर टास्क टाइम से पहले ले सको। इसकी हेल्प से, प्रिंसिपल्स के यूज की हेल्प से, राइट। आगे चलते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस का क्या रोल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में? क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी ये आपके बिजनेस स्टडीज के फाउंडर्स हैं, इन्होंने प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स और पास्ट मिस्टेक से सीखा था, यानी कुछ ना कुछ साइंस भी इन्वॉल्व था उसमें, राइट। दैट्स व्हाई डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पसेस। जो भी आपको पर्पस चाहिए उसको इंटेंड करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कुछ बेसिक साइंस भी लगती है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। अभी साइंटिफिक डिसीजंस क्या होंगे? टाइमली हो सकते हैं, रियलिस्टिक हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्वांटिफाइबल टर्म्स में होने चाहिए, टाइमली अचीव होने चाहिए। दैट्स व्हाई कुछ साइंस का फैक्ट भी इन्वॉल्व होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, राइट। आगे चलते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। प्रिंसिपल की हेल्प से जो भी डायनामिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है उसको मीट करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प करता है। इस प्रिंसिपल की हेल्प से इस सिचुएशन को एप्ट बनाया जा सकता है, इस प्रिंसिपल की हेल्प से इस सिचुएशन को कॉम्बैट किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट के चेंजेस को
समझने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, उनको कोप अप करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प आउट करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब प्रिंसिपल की हेल्प से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल होगी? increased awareness of public forces, businesses, especially limited companies to fulfill their social responsibility. क्योंकि बच्चे जब आप बिजनेस क्यों चला रहे हो? आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो किसको सर्व कर रहे हो? कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो। तो व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, व्हेन दे आर हैप्पी, दैट मीन्स इट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विच यू वांटेड टू ऑब्टेन। ठीक है, सो यही आपका ऑब्जेक्टिव था। इसको अचीव करने के लिए ही आपने प्रिंसिपल्स को यूज किया था। तो प्रिंसिपल्स आपने सही प्रिंसिपल को यूज किया है आपने सही प्रिंसिपल को यूज किया है, उसकी हेल्प से ही आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए हो, यानी कि इनडायरेक्टली आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका वो मैनेजमेंट में इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, जितना भी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिसर्च है, उसमें भी आपको हेल्प आउट करता है इफ यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल्स इन करेक्ट मैनर, इन राइट मैनर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, कि उसकी हेल्प से आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, या क्या एक्स्ट्रावेगेंजा या सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज है जिनको आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे मेरा सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं। टेलर्स, ओके, पहले टेलर से पहले हम हेनरी फ्योल के करते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन विद फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये फ्योल कौन था? फ्योल है हमारा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने बच्चे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे ताकि मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सके। तो हम ये एक एक करके पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? एक वर्क को डिवाइड कर देना। एक वर्क को डिवाइड क्यों किया जाता है? ताकि एक इंडिविजुअल के ऊपर वर्क का बर्डन ना हो। ठीक है, वो आप उसको एट्रीब्यूट कर सको अलग अलग इंडिविजुअल्स में। दूसरी चीज है, आप एक इंडिविजुअल सारे वर्क में, सारे टास्क में अकेले फुलफिल नहीं हो सकते हो, अकेले स्पेशलाइज नहीं हो सकते हो। ठीक है, सारे कामों को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से आप अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए आपको वो टास्क को डिवाइड करना होता है अमंगस्ट इंडिविजुअल्स, सो दैट यू विल ऑब्टेन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल है वो सेल्स में स्पेशलाइज है, कोई रेवेन्यू में है, कोई एचआर में है। ठीक है, तो यानी कि एक हुआ आप अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, और एक होता है स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए। तो फ्योल बोलता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस बर्डन ऑफ वन इंडिविजुअल and to gain specialization in each task. This is called division of work. Am I clear? तो वर्क को छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन ऑब्टेन हो और बर्डन भी रिड्यूस हो सके एक इंडिविजुअल का। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड पे आते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों चीजें पढ़ते हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास पावर है कमांड करने की, काम करवाने की, इंस्ट्रक्शन देने की, यानी वो क्या होगा? सुपीरियर, वो बॉस होगा जो अपने अंडर इंडिविजुअल्स को काम करवाएगा। किससे काम करवाएगा? इंडिविजुअल्स। उनकी क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स को काम सौंपा जा रहा है, दिया जा रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेलीगेटेड काम को कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करें। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी जो इंडिविजुअल्स एक्चुअली काम करेंगे, जो उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आते हैं सुबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि अकेली अथॉरिटी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको करोगे जब अथॉरिटी ही नहीं है तो, है ना? राइट, सो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी का मतलब क्या है? जब आप काम करने की ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कमांड कर रहे हो, व्हेन यू आर हैविंग right to give orders or command others to do a particular task, this is called authority. Plus सिर्फ काम, इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, उस काम को वापस भी ऑब्टेन भी करना है। Obedience towards the same task
that has been delegated by you to the people working in the organization. ठीक है, so उस काम के लिए इंस्ट्रक्शन देना प्लस उसका ओबीडियंस लेना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सुपीरियर की, बॉस की। और उस काम को कंप्लीट करना, दिए हुए काम को कंप्लीट करना और रिवर्ट बैक करना किसकी जिम्मेदारी है? सबऑर्डिनेट्स की। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो अथॉरिटी क्या है? ऑर्डर्स देना और ओबीडियंस देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी, उसको ओबे करना, उसको मानना, इंस्ट्रक्शंस दिए उसको मानना। इन दोनों के बीच फ्योल बोलते हैं, इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी केस में अथॉरिटी ज्यादा है वहां काम नहीं होगा, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ नहीं, उनके पास पावर ज्यादा है तो अथॉरिटी के पास पावर कम होगी तो भी काम मिसमैनेज हो जाए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। देन थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन, इजीएस्ट प्रिंसिपल। अब अच्छा, डिसिप्लिन क्लास में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जस्ट फिंगर ऑन योर लिप्स, दिस इज डिसिप्लिन। लेकिन मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस टुवर्ड्स एवरीथिंग। काम टाइम पे हो रहा है, चीजें जहां होनी चाहिए प्रॉपर वही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस डेलीगेट किए हैं आप उनका रिवर्ट बैक कर रहे हो, टाइम पे कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, हर चीज प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है, प्रॉपर टाइम पे हो रहा है, ये सब क्या है? डिसिप्लिन। ठीक है, तो दिस मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, उन सबको फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, इट मीन्स दैट वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। सिर्फ एक साइड से नहीं होता कि हमने बोला कि सिर्फ इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन करना, नहीं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन जिन के हैंड्स में है, बॉस और वर्कर्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिसिप्लिन को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। समझना इसको ध्यान से बच्चे, यूनिटी ऑफ कमांड। आपके घर में अगर मैं कहूं कि आपके मम्मा ने कहा कि बेटा जाओ मार्केट से सब्जी लेके आओ, ठीक है, तो और आपके पापा ने बोला कि बच्चे जाके आप, मम्मा ने बोला कि आप एक सब्जी लेके आओ और पापा ने बोला कि बच्चे आप जाके 2-3 सब्जी ले आओ। ठीक है, अभी यहाँ व्हेन यू गो टू मार्केट आप कंफ्यूज हो कि मैं एक सब्जी लेके जाऊं या मैं 2-3 सब्जी लेके जाऊं। कंफ्यूज क्यों हो? कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि आपको 2 अलग इंस्ट्रक्शंस मिली है। मम्मा ने कुछ और कहा था, पापा ने कुछ और कहा था। अब कंफ्यूजन ये है कि मैं मम्मा की बात मानूं या पापा की मानूं या दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन कर, है ना? सो यानी कि मिसमैनेजमेंट हो गया ना बच्चे। यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल बोलता है कि हमेशा इंस्ट्रक्शंस यूनिलेटरल होनी चाहिए, एक साइड से मिलनी चाहिए। देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही बॉस से मिलनी चाहिए, एक इंडिविजुअल को। ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल को रेवेन्यू मैनेजर कुछ और बोल रहा है, सेल्स मैनेजर कुछ और बोल रहा है। ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए? डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड होना चाहिए। कि आप मान रहे हो डुअल सबऑर्डिनेशन क्या है? जहां आपको 2 साइड से इंस्ट्रक्शन मिले, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोल रहे हैं कि हमेशा एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, और इस प्रिंसिपल का मानना है कि हर पार्टिसिपेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसके लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, और डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज डुअल सबऑर्डिनेशन? व्हेन यू आर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मोर देन वन बॉस, वो चीज नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। आई होप दिस हैज बीन क्लियर। आगे चलते हैं बच्चे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? ये एक चीज दिख रही है मुझे, मछली की आंख, गोल। ठीक है, तो उस गोल को अचीव करना ही मेरा और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबका एक ही गोल होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मुझे दिख रहा है तो मैं सभी इंडिविजुअल्स को लीड कर रही हूं ताकि उनके माइंड में भी एक ही इमेज बने, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि चाहे वो सुपीरियर है चाहे वो सबऑर्डिनेट है, सबके माइंड में एक ही गोल होना चाहिए और सबके सब उसी गोल को अचीव करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आगे चलते हैं बच्चे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। इसको समझना जरूरी है बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। कुछ बच्चे इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग मैनर में ले जाते हैं। बच्चे यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन का मतलब समझ आया आपको? मैं आपको इसका मीनिंग
इसके कंपैरेटिवली बताती हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग है। कोई चाहता है कि मेरी सैलरी ज़्यादा हो बाकी के कंपैरेटिवली, इंडिविजुअल बी चाहता है कि मेरे वर्किंग आवर्स कम हो, ठीक है। इंडिविजुअल सी चाहता है कि मुझे प्रिविलेज ज़्यादा मिले एज कम्पेयर टू अदर। इंडिविजुअल डी चाहता है कि मुझे अदर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, कि मुझे हाउस रेंट भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, डियरनेस अलाउंस भी, सारे एक्सपेंसेस मिलने चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन तो सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करती रह गई, तो अपना गोल कब अचीव करेगी? फील होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल से हेनरी फ्योल ये बोलना चाहता है कि जितने भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उन सबको हमें सबऑर्डिनेट करके एक जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना होगा, विच इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट, विच इज टू ऑब्टेन द गोल। ठीक है। सो उस एक गोल के लिए सबने काम करना है, रादर की इंडिविजुअल गोल्स को हम प्रेफरेंस दें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन। और पढ़ते हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यहां फ्योल ये नहीं बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है उसको साइडलाइन कर दिया जाए। यहां सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले एम्प्लॉयज का, सॉरी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन। यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम बाद में भी केटर कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइम मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर। तो बच्चे ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। तो पहले जनरल इंटरेस्ट को हमें फोकस करना पड़ेगा, वो हमारी प्रायोरिटी होगा, राइट। अब ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से कैसे डिफरेंट है ये समझना इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक गोल है मेरा और एक ही गोल है सारे इंडिविजुअल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और सब के सब उस गोल को ऑब्टेन करने के लिए अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, और करने चाहिए, ये बोला फ्योल ने। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, all should work in a coordinated manner in focused efforts to achieve the ultimate goal। ठीक है, सबऑर्डिनेशन में ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड गिव प्रायोरिटी ओवर द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। फर्क समझ, डिफरेंस पता लगा आपको? गुड इनफ। आगे चलते हैं बच्चे, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? पैसा जो आपको काम करने के बदले मिल रहा है। अब वो पैसा बच्चे वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन, पर्क्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यहां फ्योल ये बोल रहा है इक्वल काम के लिए इक्वल पैसा मिलेगा इंडिविजुअल्स को। ठीक है, अगर जो इंडिविजुअल ए 8 घंटे काम कर रहा है उसके लिए जो भी रेमुनरेशन चार्ज कर रहा है, तो इंडिविजुअल बी भी अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो उसके लिए भी उसको इक्वल पे मिलना चाहिए। ठीक है, और जो इंडिविजुअल 5 घंटे काम कर रहा है ही कैन नॉट क्लेम कि मुझे भी इक्वल पे मिलेगा। तो यहाँ फ्योल बोल रहे हैं पेइंग इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, यहां पे एक चीज ये भी समझनी है रेमुनरेशन में बच्चे कि रेमुनरेशन में इंडिविजुअल्स को क्या पे किया जा रहा है, क्या पे किया जा सकता है, मतलब मेरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या कैपेसिटी है पे करने की, और तीसरी चीज मार्केट में एक्चुअली वेज रेट चल क्या रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे रेमुनरेशन डिसाइड होता है। इक्वल काम के लिए इक्वल वर्क, पेइंग कैपेसिटी भी देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, और मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है वो भी देखा जाता है। ये कुछ 2-3 फैक्टर्स को एडजर्न करते हुए वेज रेट डिसाइड किया जाता है, कॉल्ड रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो भी पे या कॉम्पेंसेशन है वो एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि जो पे कर रही है वो बहुत ज्यादा है, या मार्केट रेट से ज्यादा है, या उनकी पेइंग कैपेसिटी से ज्यादा है, या कम है। ठीक है, या एम्प्लॉइज को लगे कि जितना हम एफर्ट्स डाल रहे हैं हमें उतना पे नहीं मिल रहा। क्लियर है? ठीक है, दैट्स व्हाई रेमुनरेशन इन फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस से समझाऊंगी तो ज्यादा इजी हो जाएगा बच्चे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां सारी इंस्ट्रक्शंस देने की जो पावर है वो एक इंडिविजुअल के पास है। ठीक है, एक सिर्फ एक इंडिविजुअल ही डिसाइड करेगा क्या काम होगा, कौन क्या काम करेगा, काम कैसे होगा,
दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना, सिर्फ पावर है इंस्ट्रक्शंस देने की, काम करवाने की। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, वहां पे ये पावर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है फर्दर अपने अंडर इंडिविजुअल्स को। बहुत सारे टास्क हैं, उन सब टास्क को फुलफिल करने के लिए आई एम नॉट सफिशिएंट टू डू दैट, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने अंदर 3-4 लोगों को हायर करूंगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनसे काम करवाएंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन, हेनरी फ्योल बोलता है सेंट्रलाइजेशन ऐसे डिपार्टमेंट्स में यूज होगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा जहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है काम करने। ठीक है, और दूसरी चीज है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, जहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस जरूरी है तो मतलब जहां पे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते काम करने, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन जरूरी है। नंबर 2, जहां पे लोग बहुत ही लेजी हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन यूज होगा। वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा जहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं और वहां पे वो इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी भी हैं, इसीलिए उनको कुछ पावर्स है जो एट्रीब्यूट कर दी जाती है ताकि वो उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, और उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे लोग इनिशिएटिव लेते हैं लेकिन वहां पे लेजी लोग नहीं है, लोग इनिशिएटिव लेके पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज कर सकते हैं एज पर फ्योल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की है, ये टॉप पे है, ये मिडिल पे है, ये बॉटम पे है, इसने इस तक जाना है तो ये चेन क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो, ये टॉप मैनेजमेंट है ए, ये एफ और पी क्या है, लोअर लेवल मैनेजर्स है, और ये क्या है, मिडिल लेवल मैनेजर्स है। हायरार्की है मेरे पास, इसी को स्केलर चेन बोलते हैं। फ्योल बोलता है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐसे ही पास होना चाहिए टॉप से बॉटम अप्रोच। ठीक है, यानी कि दिस एंड दिस अगेन टू दिस, ये अथॉरिटी के लिए है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे जाएगा, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर। ठीक है, लेकिन 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 एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे अगर इमरजेंसी हो जाए और अगर ई ओ से कम्युनिकेट करना चाहता है, डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना चाहता है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज गैंग प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ई ओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट फॉलोइंग दिस स्केलर चेन। ठीक है, विदाउट गोइंग टू द अपर टॉप लेवल मैनेजमेंट, he or she can directly communicate with O in case of emergency. So that platform is called gangplank. Gangplank. Okay. तो ये डन है। आगे चलते बच्चे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कायदे से। ठीक है, कोई चीज प्रॉपर तरीके से रखी हुई है, उस तरीके को बोलते हैं ऑर्डर, है ना। कुछ भी चीज है वो सही जगह पे सही टाइम पे है, या जो इंडिविजुअल्स है वो सही जगह पे काम कर रहे हैं, हमने सही इंसान को काम पे रखा हुआ है, तो जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज है, सफिशिएंट स्किल्स है, उसको काम पे रखा हुआ है, ये ऑर्डर है ना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देयर इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर, देन देयर विल बी नो हाइंड्रेंस इन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस और फैक्ट्री। यानी कि अगर हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस पे है, चीज हो या इंडिविजुअल हु इज वर्किंग, इफ दैट इट इज इन प्रॉपर प्लेस, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। कायदे से, प्रॉपर अरेंजमेंट से, राइट। आगे आता है बच्चे एक्विटी। एक्विटी का मतलब होता है जब एक मैनेजमेंट सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करती है। ठीक है, सब जितने इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं सबको इक्वल तरीके से ट्रीट कर रही है, लेकिन इसमें यह चीज भी ध्यान रखना, जो इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, उनको प्यार से मोटिवेट कर रही है क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एफर्ट्स दिखा रहे हैं। लेकिन जो लोग लेजी हैं, जो अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, तो उनके टुवर्ड्स टर्न एक्शन भी लिए जाने चाहिए। केवल हमें ये बताता है, ठीक है, कि जो लोग अपने एफर्ट्स नहीं पुट ऑन करते हैं उनके लिए हमें टर्न एक्शन लेना चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी एफर्ट्स लगा के काम कर रहे हैं उनको हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्विटी। ठीक है, जिसको जैसे बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है उसको वैसा ही देना, प्लस
जितने भी इंडिविजुअल्स है ऑर्गेनाइजेशन में, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, द मैनेजमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी इंडिविजुअल। किस किस के बेसिस पे? ऑल दोज थिंग्स, द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, ठीक है, धर्म, क्रीड, जेंडर के बेसिस पे हमें कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, राइट? दिस इज कॉल्ड इक्विटी। बहुत से बच्चे क्या होता है कि इक्विटी को रेम्यूनरेशन से सिमिलराइज कर देते हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट रेम्यूनरेशन, इट्स जस्ट अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो इंडिविजुअल्स पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको स्टर्न एक्शन देके काम करवाना। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब इसमें स्टेबिलिटी मतलब जो चीज थोड़ा स्टेबल रहे, है ना, जो चीज जल्दी से फ्लेक्सिबल ना हो, चेंज ना हो, इस चीज की बात करें बच्चे। पर्सनल, पर्सनल क्या है? जो लोग ऑलरेडी आपके फर्म में काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? अब आपको पता है कि जब हम इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं, एक मैनेजमेंट जब हायर करती है, तो उनको रिक्रूट करने की कॉस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होती है ना। प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि इंटरव्यूज होंगे, फिर रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिसर्च, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इंडिविजुअल्स को, एंड ईच प्रोसेस इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, राइट? सो उस कॉस्ट को केटर करने के लिए कम से कम मैनेजमेंट को चाहिए कि यू शुड गिव सफिशिएंट टाइम टू इंडिविजुअल्स टू हैव द आउटपुट। आपने बोल दिया कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है, मुझे 2 दिन बाद रिजल्ट चाहिए, मुझे हफ्ते बाद रिजल्ट चाहिए, तो यू शुड नॉट बी लाइक कि हफ्ते बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप उसको फायर कर दो। नो, ठीक है, आपको उनको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा उस माहौल में ढाल के काम करने के लिए और एंड रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। बिकॉज इस चीज में फ्यूल ये बोल रहा है बिकॉज रिक्रूटमेंट कॉस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होती है एंड इट इज नॉट ईजी टू फायर समवन एट एन इंस्टेंट, ठीक है। दैट्स वाई स्टेबिलिटी जरूरी है। दूसरी चीज है बच्चे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है जहां पे एम्प्लॉयज बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, या उनका ट्रांसफर हो गया, या फिर उनको टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है, या किसी और रीजन की वजह से वो निकाले गए हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहां की मैनेजमेंट कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। पर्सनेल शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। यार कम से कम इतना टाइम तो मुझे देना पड़ेगा इसको रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, है ना। वो तो अभी नया नया आया, ट्रेनिंग मिलगी, रिक्रूटमेंट होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ही और शी डिजर्व सम टाइम टू गिव द रिजल्ट। आई शुड गिव द ड्यू टाइम टू हिम, ठीक है, ये चीज आती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को करने के लिए पहला कदम उठाते हो, है ना। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में बॉस ने बोला कि हमें इस गोल को अचीव करना है और हमें इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे आप सबके सजेशंस की, हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप अपने अपने सजेशंस दो, कैसे कैसे हम स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम चेंजेस लेके आ सकते हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करके हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस चीज़ में क्या होगा, सम इंडिविजुअल्स विल स्टैंड अप एंड गिव देयर ऑनेस्ट ओपिनियन या सजेशन कि कैसे हम चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं, हमारे पास क्या अलग अलग मेथड्स हैं, है ना। सो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? फियोल बोल रहा है कि हमें इनिशिएटिव प्रिंसिपल को प्रॉस्पर करना पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लोग खुद से इनिशिएटिव ले, फर्स्ट स्टेप ले डिसीजन मेकिंग में, सजेशन देने में, ठीक है। उससे क्या होगा, जितने ज्यादा आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे उतना ही मैनेजमेंट फ्लरिश करेगी, उतना ही मैनेजमेंट अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगी, राइट। इट्स कॉल्ड इनिशिएटिव। लास्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब बच्चे इंग्लिश फ्रेज नहीं है, लेकिन एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है
यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। ये स्टोरी हमने बहुत पढ़ी है बचपन से। वो एक फार्मर बीमार हो जाता है, वो अपने 4 बच्चों को एक एक लकड़ी देता है तोड़ने के लिए। वो एक सिंगल लकड़ी तोड़ पाते हैं, लेकिन जब वो बंडल ऑफ स्टिक्स देता है तो चारों में से कोई नहीं तोड़ पाता, है ना। सो व्हाट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि एकता में बल है, राइट। तो यही है कि अबाउट मैनेजमेंट एज वेल, अगर हम मिलके काम करें, टीम स्पिरिट से काम करें, हार्मनी से काम करें, तो दैट विल डेफिनेटली लीड टू एफिशिएंसी इन ऑब्टेनिंग द आउटपुट, है ना। मैंने ये किया, तुमने ये किया, मैंने वो किया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमने मिलके किया, हम मिलके यहां जाएंगे, हम मिलके ये ऑब्टेन करेंगे। तो यानी कि ये रिप्लेसमेंट होना चाहिए, मैं का हम से रिप्लेसमेंट होना चाहिए, आई का वी से रिप्लेसमेंट होना चाहिए। I should be replaced by we. We should strive towards this goal. Not I should be striving towards. ठीक है? So we should be. So this is called Esprit de Corps. यानी कि unity is strength. Right? तो ये थे हमारे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गया बच्चे। एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं इनका। So beginning with division of work. What is division of work? जहां पे आप काम को सेग्रीगेट करते हो अलग अलग कंपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए और बर्डन रिड्यूस करने के लिए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जहां पे एक बॉस कमांड देगा और दूसरे इंडिविजुअल्स उसको फॉलो करेंगे, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। फ्योल ये बोलता है। थर्ड में क्या है? डिसिप्लिन। फ्योल बोलता है कि एज पर रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हर चीज प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड में फ्योल बोलता है कि कमांड जो है वो सिर्फ एक ही बॉस से मिलनी चाहिए, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फ्योल सेज कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, देयर शुड बी वन गोल इन ईच हेड दैट इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबऑर्डिनेशन में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। रेमुनरेशन में ऑल शुड बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, पावर इज वेस्टेड जस्ट इन वन हैंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर इज एट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैंड्स। ठीक है, ये स्मॉल स्केल के लिए, ये लार्ज स्केल के लिए। टेलर चेन में क्या है? हायरार्की फॉलो की जानी चाहिए अथॉरिटी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी आप गैंग प्लैंक फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर। हर चीज अपनी राइट प्लेस पे है, राइट टाइम पे है, चाहे वो कोई कंपोनेंट है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है। एक्विटी में क्या है? यू शुड ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज एक्विटी। स्टेबिलिटी में क्या है? यू शुड गिव ड्यू टाइम टू इंडिविजुअल्स टू प्रेजेंट देयर रिजल्ट। ठीक है, यू शुड नॉट फायर देम एट इंस्टेंस, दिस स्टेबिलिटी। इनिशिएटिव में क्या है? टेकिंग फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सम पॉजिटिविटी। और 14th एस्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या है? यूनिट इज स्ट्रेंथ, विच मीन्स व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी। ओके बच्चे, तो ये डन है। आगे चलते हैं हम। फ्योल के प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं टेलर के प्रिंसिपल्स। 4 प्रिंसिपल्स है टेलर के। ओके बच्चे, ओके। फादर ऑफ मैनेजमेंट हम बोलते हैं हेनरी फ्योल को, लेकिन अगर हम बात करें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हम बोलेंगे FW टेलर को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट है हमारा हेनरी फ्योल, लेकिन जहां हम साइंस की बात करते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है हमारा FW टेलर, राइट। तो टेलर के बच्चे 4 प्रिंसिपल्स हैं, इनको पढ़ते हैं हम डिटेल में। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे इंडिविजुअल्स क्या देखते हैं कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच से हमारा ये रिजल्ट आया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद टेलर हैज फाउंडेड कि आपका जो प्रिंसिपल्स हैं वो बच्चे रूल ऑफ थंब यानी ट्रायल तुक्के से जो लिया गया डिसीजन उस पर बेस नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस। ठीक है, इट्स अ शेयर साइंस एंड इट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। यानी कि टेलर बोलता है कि किसी एक काम को करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होगा, ये टेलर ने बोला है। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट
एक्चुअली ट्रू, बिकॉज आगे लिमिटेशंस भी आएंगी इसकी, ठीक है। टेलर सेड किसी एक टास्क को करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, राइट। अब ये जो बेस्ट मेथड है बच्चे कैसे बनेगा, प्रॉपर स्टडी एनालिसिस प्रैक्टिस से बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्यार से, बिना कन्फ्लिक्ट के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना लड़ाई झगड़े के। तो टेलर बोलता है किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए राइवलरी, कन्फ्लिक्ट्स, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपसी टीम स्पिरिट, हार्मनी के साथ काम किया जाना चाहिए। तो टेलर सेड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। सिचुएशन ऐसी बनाओ कोई भी पार्टी अपसेट ना हो, वर्कर्स ऐसा काम करके दिखाएं कि मैनेजमेंट खुश हो जाए, मैनेजमेंट ऐसा काम करके दिखाए कि वर्कर्स खुश हो जाए। मैनेजमेंट कैसे करेगी, उनकी पे स्केल देके, ठीक है। अब इसके लिए एक मेंटल रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट आया था, वो आगे भी करेंगे। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने थिंकिंग में चेंज लेके आना, अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आना कि आप कैसे बिहेव करोगे। अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे एज अ मैनेजमेंट, दैट मीन्स वर्कर्स चाहे वो थोड़े अपसेट भी हैं अपनी पे स्केल को लेके, अपने काम को लेके, लेकिन फिर भी वो कभी स्ट्राइक पे जाने से पहले 100 बार सोचेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्कर्स एक्चुअली काम कर किसके लिए रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए। क्यों कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली मैनेजमेंट अगर बोले कि मैं हमेशा बॉसिज्म दिखाऊं, रूड रहूं, स्टर्न रहूं, वो ऐसा कभी नहीं होगा ना। उसको भी कभी ना कभी थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा वर्कर्स का, ठीक है। सो बोथ शुड चेंज देयर एटीट्यूड इन थिंकिंग, एक दूसरे के ओपिनियंस को समझना, so दैट कि नेगेटिव सिचुएशन आए ही ना, उसकी नौबत ही ना आए। तो बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था थर्ड। बच्चे टेलर बोल रहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकेले अकेले काम नहीं करना है, सबको मिलके कोऑपरेट करके काम करके, ऑपरेट करके काम करना है, ठीक है। सो टेलर बोलता है कि कॉपरेशन होना चाहिए किसमें, वर्कर्स में भी और मैनेजमेंट में भी। सब अकेले अकेले काम करेंगे या एक कंपटीशन की तरह काम करेंगे, रेस की तरह सोच के काम करेंगे, तो मैनेजमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। सो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन, ठीक है। लास्ट प्रिंसिपल है हर इंडिविजुअल का इस तरीके से डेवलपमेंट करना ताकि वो अपनी बेस्ट एफिशिएंसी दिखाए, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन दैट इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको इस तरीके से ट्रेनिंग इम्पार्ट करना कि वो अपना बेस्ट दे, एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब क्या है, जब वो बेस्ट होगा तो वो रिसोर्सेज कम यूज करेगा, वेस्टेज कम करेगा, एफर्ट्स अपने बेस्ट देगा, ठीक है। तो टेलर बोलता है कि ये चीजें कैसे ऑब्टेन होंगी, जब हम इंडिविजुअल्स के टैलेंट को या स्किल को इम्प्रोवाइज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और वो कैसे होगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, ठीक है। जो भी टास्क वो कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के कई मेथड्स हैं, तो कई अच्छे मेथड सिखाना, ट्रेनिंग देना, ताकि उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो, बेस्ट हो। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये थे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसके, टेलर के। फर्स्ट कौन सा था हमारा, फर्स्ट वाज साइंस, इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइवलरी नहीं होनी चाहिए। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो है ना बच्चे, ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट भी है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट भी है, ठीक है। फर्दर ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। और फोर्थ क्या है, हर इंडिविजुअल को प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, सो दैट कि उनका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। क्लियर है। तो ये थे प्रिंसिपल्स हेनरी के और टेलर के, ठीक है, हमने कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है विच इज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन उनके मेथड्स क्या क्या हैं, कैसे वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ये हमारे पास ये मेथड्स है कुछ, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथड्स कौन कौन से हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी है,
डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, मेंटल रेवोल्यूशन है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम टेक्निक बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सो बच्चे लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली ना फॉर बॉटम लाइन मैनेजर्स। बच्चे जो बॉटम लाइन मैनेजर्स है ना, उनको भी आगे अपनी पावर्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा काम को इफेक्टिव तरीके से करवाने के लिए। इसमें होता क्या है, एक फैक्ट्री मैनेजर है, ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर है, फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होगा प्लानिंग ऑफिसर, एक होगा प्रोडक्शन ऑफिसर, जो हर चीज का प्लान करेगा, जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजन। अब इसमें फर्दर कैटेगरीज क्या आती हैं बच्चे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। एक एक लाइन का मीनिंग है इसका। रूट क्लर्क में ये स्पेसिफाई किया जाएगा किस रूट के थ्रू, कौन से ऑल्टरनेटिव के थ्रू ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, ठीक है, किस रूट को, विच इज द बेस्ट ऑप्टिमम रूट टू ऑब्टेन द गोल। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क में वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगा काम को कैसे किया जाएगा, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में टू रिड्यूस द टाइम एंड द कॉस्ट एज वेल, ठीक है, टाइम और कॉस्ट को कैसे बचाया जा सके उसके रिगार्डिंग ये क्लर्क इंस्ट्रक्शंस पास करेगा। डिसिप्लिनरियन में क्या है, ओवरऑल जहां भी कुछ ऊपर नीचे है उन सबको मैनेज करने के लिए डिसिप्लिनरियन वर्क करता है। ये सब कहाँ आते हैं, प्लानिंग ऑफिसर के अंडर। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफिसर। इसके अंदर के जो सबऑर्डिनेट्स है वो क्या काम करते हैं, पहला है स्पीड बॉस, टाइम क्विकली हो, टास्क क्विकली हो, टाइम से पहले हो, स्पीडली हो। अगर इसमें देते हैं रिपेयर बॉस में क्या है बच्चे, रिपेयर बॉस में जो भी मशीन्स जो रिपेयर मोड में है, जिनमें कुछ चेंजेस चाहिए, जो ठीक करवाने वाली हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सब का ध्यान रखता है रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर में क्या है, इंस्पेक्टर ये चीज चेक करता है हर इक्विपमेंट, हर इंडिविजुअल अपने स्पेसिफिक मोड में काम कर रहा है या नहीं, हर चीज प्रॉपर चल रही है कि नहीं, वो इंस्पेक्टर काम करे। गैंग बॉस में क्या है, वो रिफाइंड एक्टिविटीज देखता है कि कहीं कुछ लैग तो नहीं है, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल वर्क है दैट हैज टू बी कंप्लाइड, वो होता है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब फोरमैन का मतलब क्या है, बॉटम लाइन मैनेजर्स। फंक्शनल मतलब क्या है कि उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी division. This is almost similar to that of your division of work, right? तो ये था फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग एक्सपर्टीज इन हिज और हर फील्ड, तो वो उस काम को स्पेशलाइजेशन से करता है, ठीक है। सो ये एक मेथड है फंक्शनल फोरमैनशिप, राइट। नेक्स्ट आते हैं बच्चे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, क्या अचीव करना है, क्या हमारा गोल है, ठीक है। सो उस बेंचमार्क को देखते हुए ही आपके पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। एक बेंचमार्क है, एक पोटेंशियल लेवल है, कहाँ आप एक्चुअली रीच करना चाहते हो, क्या ऑब्टेन करना चाहते हो, ठीक है। उसके टुवर्ड्स यू विल वर्क। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑब्जेक्टिव्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ये किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो आपके इक्विपमेंट्स हैं, प्रोडक्शन है, कुछ भी चीज है, वो किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है। प्रॉफिट इतना प्रॉफिट लेना है, या इन मशीन्स का इतनी % कैपेसिटी पे काम करना है, या फिर मुझे इस सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ भी बेंचमार्क हो सकता है, ठीक है। तो बेंचमार्क मतलब क्या होता है, पोटेंशियल लेवल, ठीक है। मुझे एग्जाम में 95% ऑब्टेन करने हैं, ये क्या है, मेरा बेंचमार्क है। एक्चुअली मेरे आएंगे कितने, लेट्स सपोज 90% आए, वो एक्चुअल लेवल हुआ, लेकिन बेंचमार्क क्या था मेरा 95%, ठीक है। तो ये होता है। अब बच्चे सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब है टास्क करते हुए जो भी आपकी अननेसेसरी एक्टिविटीज है उनको आप एलिमिनेट कर देना। जो काम जो बिल्कुल आपके रिसोर्सेस को मिनिमाइज करने के बजाय उनका यूज मैक्सिमाइज कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को जो अननेसेसरी हैं उनको एलिमिनेट कर देना, उनको यूज ना करना, तो बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सो इट एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटी साइजेस एंड डायमेंशंस, जिनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है उनको एलिमिनेट कर देना। अब बच्चे इससे होता क्या है, आपके रिसोर्सेज में कॉस्ट ऑफ मशीन, लेबर, व्हाटएवर, उन सब में कटौती आती है, रिड्यूसेस दोज कॉस्ट। ठीक है, ये था आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। एक होगा बेंचमार्क सेट करना, एक हो गया बेंचमार्क सेट करना, और एक होता है आपके सुपरफ्लुअस एक्टिविटीज विच आर नॉट वांटेड, विच आर अननेसेसरी, विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज, उनको आप एलिमिनेट करना, का यूज ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड स्टडी। अब जैसे टेलर ने कहा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विच मीन्स ही सेड कि एक काम को करने के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, उसी से ये डेवलप हुआ बच्चे। मेथड स्टडी में ये देखा जाता है कि एक काम को करने के कितने मेथड्स हैं, उनके क्या क्या इवैल्यूएशन है, उनको एनालाइज करना, एंड फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड आउट ऑफ ऑल। जितने मेथड्स अवेलेबल है उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, वो होता है मेथड स्टडी। ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट से लेके प्रोडक्ट की डिलीवरी तक कुछ भी टास्क है, उस मेथड को इवैल्यूएट करना, कौन सा मेथड टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, उसको फाइंड आउट करना और उसको यूज में लेके आना, ये है मेथड स्टडी। ठीक है, आगे चलते हैं मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, हिलजुल, है ना, मूवमेंट्स। इसमें टेलर ये बोलता है काम को करते हुए, एक बार काम को करते हुए मूवमेंट्स देखी जाती हैं, इंडिविजुअल्स की गिनी जाती हैं, कितना अपलिफ्टमेंट है, ठीक है, कितनी मूवमेंट्स हैं, कितनी वॉकिंग है, वो क्या क्या मूवमेंट्स हैं वो नोटिस की जाती, और ये देखा जाता है उनमें से कितनी अननेसेसरी है जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जो मूवमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको खत्म करना या उनको कम करना ही इस स्टडी का मोटिव होता है। इट्स कॉल्ड मोशन स्टडी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है टाइम स्टडी। एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है और कितना टाइम एक्चुअली लिया जा रहा है, तो यानी कि स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी। और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है उसको कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेजर किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस से कि कौन सा टास्क कितना टाइम लेता है। ठीक है, एंड देन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हर टास्क को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम देना जरूरी है, विच मीन्स डेडलाइन देनी जरूरी है कि स्पेसिफिक टास्क इतने टाइम में हो जाना चाहिए। Why so? In order to maximize efficiency. This is called time study, right? So इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स जिनको एम्प्लॉय किया है डिटर्मिन करना वो कितना टाइम लेते हैं और कितना टाइम में काम हो सकता है। इट्स कॉल्ड टाइम स्टडी। फैटीग स्टडी, नेक्स्ट इज फैटीग स्टडी। फैटीग का मतलब क्या होता है, थकावट, राइट? अब जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, काम करते करते बीच में वो थक भी जाएगा, उसकी एनर्जी ड्रेन भी हो जाएगी, है ना, तो उसको रेस्ट की जरूरत होगी। तो यानी कि फैटीग स्टडी में टेलर सेड कि एक इंडिविजुअल जब काम करते हुए कितना थकता है, कितने टाइम बाद उसको रेस्ट की जरूरत है, कितने टाइम के लिए रेस्ट की जरूरत है, या पूरे दिन में कितने इंटरवल्स में वो रेस्ट ले रहा है, दिस इज कॉल्ड फैटीग स्टडी। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है जो बहुत टायर्ड फील करता है, चाहे वो फिजिकल काम कर रहा है, बहुत फिजिकली काम कर रहा है या मेंटली काम कर रहा है, वो कितना रेस्ट करता है काम करता है। ठीक है, रेस्ट इंटरवल्स को काउंट करना। अब बच्चा रेस्ट देना जरूरी क्यों है, अगर रेस्ट नहीं दिया जाएगा
तो वो अपनी एनर्जी रीगेन कैसे करेगा, है ना। तो उसके स्टेमिना को रीगेन करने के लिए रेस्ट देनी भी जरूरी है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, राइट। इसीलिए फटीग स्टडी ये डिटरमिन करता है, इससे ये पता चलता है कितने रेस्ट, कितने अमाउंट में रेस्ट, कितनी बार रेस्ट जो है वो दिया जाता है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इज कॉल्ड फटीग स्टडी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। पीस वेज मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो वेजेस की, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग। और व्हाट इज अलग अलग? एक इंडिविजुअल, उसको जितना बेंचमार्क टारगेट दिया था, जितना उसको बोला कि आपको इतने आउटपुट बना के प्रोड्यूस करने हैं एक दिन में, ठीक है, लेट्स सपोज 20 बोला एक ऑर्गेनाइजेशन, तो एक इंडिविजुअल है वो 20 बना के रेडी कर रहा है, और एक इंडिविजुअल है जिसने अभी सिर्फ 15 बनाए हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो टेलर सेड कि जो इंडिविजुअल एज पर बेंचमार्क आउटपुट बना के रेडी करता है उसको इफेक्टिव वेज रेट दिया जाएगा, ठीक है, वर्सेस जिसने जो कम बनाए हैं उसको बेंचमार्क रेट से कम मिलेगा। क्यों उसको इक्वल मिलेगा? बिकॉज उसको मोटिवेट करेंगे और अच्छा काम करने के लिए, उसको दिया जाएगा कम। क्यों? एज इन केस ऑफ स्टर्न एक्शन, ताकि वो पूरा बेंचमार्क के अकॉर्डिंग उसको प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। दिस कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जो इफेक्टिव इंडिविजुअल है उसको एज पर बेंचमार्क वेज रेट देना, और जो इनइफेक्टिव है उसको उससे कम रेट देना, कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बिकॉज टेलर कहता है कि हमें एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करना है और इनएफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट करना है ताकि वो और प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नेक्स्ट है बच्चे मेंटल रेवोल्यूशन। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज लेके आना। किसके? मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। क्यों? ताकि वो दोनों अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। एक लास्ट चीज समझानी है बच्चे, दिस इज द न्यूएस्ट फॉर्म, लीन मैन्युफैक्चरिंग, न्यूएस्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक नया डेवलप हुआ है लीन मैन्युफैक्चरिंग में। क्या है? सिर्फ इतना समझना, इसमें रोबोटिक्स का यूज ज्यादा होता है। प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में रोबोटिक का यूज जब ज्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यानी दिस इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। जितने रोबोटिक्स और कंप्यूटर्स का यूज ज्यादा हो रहा है आजकल, ठीक है, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए या बिजनेस की और एक्टिविटीज को कंपाइल करने के लिए, ठीक है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बट दिस हैज बीन यूज्ड नाउ अ डेज। ओके, तो क्लियर है? हमारा आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है, चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो व्हाट वी हैड डन बच्चे, पेओल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर भी किया हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, एंड देन एट लास्ट वी हैड डन टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ा। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही है, बहुत कुछ नया सीखा आपने, ठीक है। एंड आई अर्ज यू ऑल to like, subscribe and share our channel. Thank you so much. Have a nice day.